सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पूरा पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपको इसका राजन सीरीज पूरा सॉल्व करा रहा हूं। पवन सीरीज भी मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। अब यहाँ पे राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको मैंने 3 क्लास में सॉल्व करा दिया है और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें 2 क्लास मैंने ले ली है और यह आपकी लास्ट क्लास है। यहाँ पे आपके जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं सभी समाप्त हो जाएंगे। सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी पे आधारित आपके प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें, सबका सलूशन सही तरीके से करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी लोग कम समय में आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करिए। प्रश्न संख्या 52 है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं माध्यिका निकालने में पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी रहती हैं उनको एक क्रम में लगा लेते हैं, चाहे बढ़ते क्रम में लगा दीजिए या घटते हुए। तो बढ़ते क्रम में हम लगा लेते हैं, आसान होता है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर उसके बाद आ रहा है 1, फिर देखिए आ रहा है 2, नहीं आ रहा है 3, आ रहा है 3 2 बार आ रहा है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। इसके बाद देखिए 3 के बाद 4 एक बार आ रहा है और 6 को देखेंगे तो 6 जो है वह 4 बार आ रहा है, 6 4 बार आ रहा है और 9 को देखिए 9 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से संख्याओं को हमने क्रम में लगा लिया। अब हमको देखना है कि कितनी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, तो कुल कितने पद हैं, तो 11 पद हैं और 11 एक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है और सम जब रहता है तो अलग लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा विषम वाला लगेगा। विषम पद जब दिए रहते हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n-1/2वां पद, यानी कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मतलब कितने पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे 11 पद दिए गए हैं, n की जगह वैल्यू रखेंगे 11-1/2 वां पद, यानी कि छठवां पद आ जाएगा 12/2, यानी कि छठवां पद। अब छठवां पद कौन सा है, कैसे देखेंगे, जो आपने क्रम से लगाया है उसी में देखना है, ना कि इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है, छठवां पद का मान 6 है। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका का मान क्या हो जाएगा, 6। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, करणीगत राशियां लिखिए। करणीगत राशियां क्या होती हैं, जो करणी में हो। ठीक है, तो करणी में चाहे आप √2 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, √6 लिख दीजिए, ये सब क्या है, ये सब करणीगत राशियां हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, करणी का घातांक बताइए। तो किसी राशि का जितना करणी मूल हो वही घातांक है। तो इस तरह करणी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो करणी का घातांक पूछ रहा है। अब देखिए करणी की घात, ये जो दिखता नहीं है यहाँ पे, तो 2 घात होती है, इसी तरीके से 3 घात होती है, 3वां मूल होता है, चौथा मूल होता है, इस तरीके से n मूल तक जाता है। तो ये जो करणी की घात है, करणी का जो मूल होता है, 2वां मूल, 3वां मूल, चौथवां मूल, ये क्या होती है, सब क्या होती है, करणी का घातांक होता है। ठीक है, तो जैसे कि √2 में इसमें करणी का जो घातांक है वह 2 है, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2√3 में भी घातांक क्या है, 2 है। बल्कि ये भी नहीं सही है, इसको अगर प्रॉपर वे में आप दिखाना चाहते हैं किसी भी करणी को, आप करणी का घातांक बताइए, ये पूछ रहा है। तो करणी का घातांक, जो भी करणी दिया गया है, जो भी राशि दिया गया है, जैसे √2 की बात करें तो 2 के घाते रूट को कितना लिख सकते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, उसको इसके घात में 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ x है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, x की घाते 1/3
3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे घातांक क्या है, 1/2 ये है। ठीक है, तो घातांक मतलब घात का अंक पावर में क्या है, तो पावर में यहाँ है 1/2 और 1/3, और यहाँ पे दोनों जगह 1/2 है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, तो घनमूल निकालने की 2 विधियां, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और लघु विधि शॉर्ट मेथड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। बेलन किसे कहते हैं, तो एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन होता है। अब यहाँ पे आप एक आयत देख पा रहे होंगे ABCD को AB जो लंबाई है इसके परितः जब घुमाया जाता है, ये जब घुमाया जाता है ऐसे, तो ये क्या बनता है, यह एक बेलन बनता है। ठीक, तो परिभाषा आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे R अगर देखें हम, तो R बेलन की त्रिज्या होगी और H जो होगा वह ऊंचाई होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57। शंकु किसे कहते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज को इसके ऊंचाई के परितः घुमाने पर त्रिविमीय आकृति शंकु होती है। तो जैसे हमने बेलन में आयत को घुमा करके बेलन प्राप्त किया था, वैसे ही एक समकोण त्रिभुज देखिए AO और B, ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज को अगर, इस समकोण त्रिभुज को अगर घुमाया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है शंकु। और ये R त्रिज्या है, ये तिरछी ऊंचाई L है और ये लंबवत ऊंचाई H है। ठीक है, L जो है वह तिर्यक ऊंचाई है AB और ऊंचाई जो है AO, ये है त्रिज्या जो है वह आपकी OB है। और अगर आपको तिरछी ऊंचाई निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं, √R² प्लस H² हो जाएगा। और इसका जो आयतन होता है वह 1/3 πr² H होता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी होगी। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है और क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। शंकु का आयतन 1/3 πr² H, शंकु का आयतन रख दीजिए 1232 बराबर 1/3 πr², R हमको निकालना है इंटू H, जो ऊंचाई है वह 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए लिखा हमने 1232 बराबर 1/3 πr² H है 24। R की वैल्यू हमको निकालना है, तो R को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ। अब यहाँ पे देखिए बटे में केवल 3 है तो ऊपर गुणे में यहाँ आ जाएगा बराबर के इधर, और बाकी 24 और पाई गुणे में है तो ये 24 पाई जो है वह इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे 24 को, 8 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 4 से कटेगा तो 8 को काटेंगे 4 से 2 बार में, और ये 3 0 8 308 बार में कट जाएगा, और 308 को काटेंगे तो 15 और 4 154। अब 154 बटे पाई, पाई का मान 22/7, 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, और 22 से 154 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। R² बराबर हो जाएगा 7 × 7, यानी कि R बराबर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से त्रिज्या कितनी आ जाएगी लंबवृत्तीय शंकु का, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब शंक्वाकार एक टंकी बनी हुई है, ठीक है, उस टंकी के बारे में आपसे क्या कह रहा है, टंकी की जो ऊंचाई है वह 60 सेंटीमीटर है और आधार का जो व्यास है, ऊंचाई जब दिया है, तिरछी ऊंचाई अगर लिखा होता तो L लिखते, और ऊंचाई लिखा है तो 60 सेंटीमीटर H हो जाएगा, और व्यास आपको दिया है डायमीटर 64 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा 32 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो L बराबर हो जाता है √H² + R²। अब देखिए H है 60
तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 हो जाएगा ये, और प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है, आर है 32, और 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024, और जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4624, और ये किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल यहाँ पे निकालना है तो भाग विधि से या फिर आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा वह 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेमी, उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला प्रश्न है, बस आपके वैल्यूज अलग हैं, व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई आपको दिया है 23 सेंटीमीटर, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी अंडर रूट एल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529, और ये हो जाएगा अंडर रूट 533। अब देखिए 23 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में है 4, तो 23 के ही आसपास ये आएगा, 23.08, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह इसी के आसपास आएगी। आप देख पा रहे हैं जो h का स्क्वायर अगर केवल h होता, केवल 529 होता तो उसका स्क्वायर 23 आता, स्क्वायर रूट 23 आता। अब केवल 4 इसमें जुड़ा है तो बहुत कम अंतर आएगा, तो 23.08 आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, दी गई संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 3, 4, 7, 8, और औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब देखिए संख्याओं का योग करेंगे तो 7 4 11, और 3 14, और 4 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, और 5 30। 30 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6, 6 से 30 में भाग करेंगे, 6 5 30, 5 बार में कट जाएगा, और औसत कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, 3 की जगह 2 रख दिया है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन गलत है, आपका औसत कितना आ जाएगा 5। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62, दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में हो, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास जो दिया गया है वह 3:2 का अनुपात है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, दो समान आयतन वाले बेलन हैं जिनका जो व्यास का अनुपात है, व्यास का अनुपात समझिए क्या होगा, त्रिज्या का ही अनुपात होगा। ठीक, अब उनके ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे पहले बेलन का अगर आयतन हम लिखना चाहें तो होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस H1, और दूसरे का लिखना चाहें तो पाई R2 का स्क्वायर प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे दो समान आयतन वाले हैं, यानी कि V1 बाई V2 ये कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब पाई R1, अब अनुपात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अनुपात लेना चाह रहे हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर और H2। अब देखिए V1 V2 कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा, और R1 बाई R2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं H1 बाई H2। ठीक, अब R1 बाई R2 का जो अनुपात है वह 3/2 है, तो इसको लिख दीजिए R1 बाई R2 की जगह 3/2 लिख दीजिए, और 3/2 लिखेंगे तो स्क्वायर होगा तो 9/4 आ जाएगा, और H1 बाई H2 बराबर हो जाएगा 9/4, या फिर यहीं पे इसको उधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा H1 बाई H2 बराबर 4/9, यानी कि 4:9 का अनुपात यहाँ आपको मिल जाएगा। H1 और H2 में जो अनुपात होगा वह 4:9 का अनुपात होगा। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 63, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है,
इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा। अब आप लोहे की नली यानी कि लोहे की पाइप की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए पाइप आपका किस तरीके से होता है, एक खाली बेलन की तरह से होता है, ठीक है, खाली बेलन की तरीके से होता है। जैसे आपका गैस सिलेंडर मान लीजिए तो अंदर से खाली होता है और बाहर एक लोहे की चद्दर होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लोहे की नली है, ठीक। अब क्या बोल रहा है इसके आगे समझिए, ये पूरा जो मटेरियल लगा है ये लोहे का मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी h वह क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कह रहा है कि बाहरी और आंतरिक व्यास जो है वह क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, यानी कि बाहरी व्यास जो है वह 8 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास जो है वह 6 सेंटीमीटर है। यानी बेलन की जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी वह 4 सेंटीमीटर और बेलन की जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वह 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। अब बोला कि प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो बेलन आप समझिए हो गए हैं। एक बेलन तो ये बाहर वाला जो बड़ा वाला है और बीच में अंदर जो है एक खाली बेलन बन रहा है, ठीक है। तो अब बड़े वाले बेलन में से अगर छोटे वाले बेलन के आयतन को हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितने आयतन का लोहा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए प्रयुक्त लोहे का आयतन निकालने के लिए पाई r1 स्क्वायर h आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो अब यहीं से अगर हम लोग निकाल लें तो पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 माइनस पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, यही जो हो जाएगा यही आयतन निकलेगा। और यहीं से अगर सही से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h भी तो सेम ही है, जो ऊंचाई है वह सेम ही है, तो प्रयुक्त लोहे का आयतन इतना हो जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r1 कितना है जो लंबा वाला बाहर वाला 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस अंदर वाला 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू h कितना है 20, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करिए तो 16 में से 9 जाएगा 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे और 22 का गुणा हो जाएगा 20 में, जो आ जाएगा 440 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयुक्त लोहे का जो आयतन हो जाएगा वह 440 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो पिछले क्लास में आपने देखा था किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। अब देखिए a इंटू सी आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 और आपको जोड़ के निकालना है -7 गुणा करके 12 निकालना है, यानी कि एक को आपको यहाँ पे दोनों नेगेटिव रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना इसको कर दोगे -4 और -3 में आप बांट दोगे तो गुणा करने पे +12 आ जाएगा, जोड़ने पे -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x को हम लिख रहे हैं -4x माइनस 3x और फिर +12, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं किया, 7x को हमने इस तरीके से तोड़ा है, जो मेथड कहता है उस अनुसार से तोड़े हैं ताकि हम इसका गुणनखंड आसानी से कर पाए। अब पहले दो पदों में देखेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा और x और यहाँ पे बच जाएगा -4 और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, अंकों में कॉमन मिल रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -3x की जगह x और +12 की जगह -4। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए ब्रैकेट खोलने के बाद यही आना चाहिए, आपका जो ऊपर लिखा है यही आना चाहिए। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, यह स्टेप मैंने सही किया है या नहीं।
अब दोनों जगह देखिए x-4 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है -3, तो एक ब्रैकेट में x-3 हो जाएगा। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा x-4 इंटू x-3। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, x² प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड कीजिए। बहुत ही आसान गुणनखंड है, x² प्लस 9x प्लस 20। अब देखिए a इंटू सी आप करेंगे तो 20 आएगा, a का मान 1 है, c का मान 20 है और b का मान 9 है। तो 20 को दो संख्याओं में ऐसे बांटना है कि गुणा करने पे तो 20 आ जाए लेकिन जोड़ने पे 9 आ जाए। तो कितना लिख सकते हैं, 9x को 5x धन 4x प्लस 20, क्योंकि हमको संख्याएं मिलेंगी 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए पहली कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 5 यहाँ बचा है x और यहाँ पे बचा है प्लस 4। इसका जो गुणनखंड आ जाएगा वह आ जाएगा x धन 5 गुणे x धन 4। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन 3 थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। इसका आपको अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है। आपको त्रिकोणमिति में क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में एक पक्ष को लेके चलना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसे, बायां पक्ष, और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो हम लोग किसी एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष के बराबर दिखा देते हैं, बस यही करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे देखिए आपको सर्व समीकरण मैंने जैसे बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, वैसे ही एक सूत्र, और जैसे आप पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही आपका यहाँ पे जो सूत्र लगने वाला है, आपको एक सर्व समीकरण पता होना चाहिए, जो कि है cos, जैसे ऊपर क्या लिखा है cos x प्लस cos y लिखा है, तो इसका जो मान हो जाता है ये हो जाता है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, मतलब साइन के ही दोनों है, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, यानी कि यहाँ पे साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है साइन x प्लस साइन y बराबर होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, इनटू कॉस x माइनस y बाई 2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखिए ऊपर लिखा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके 2 इंटू कॉस x की जगह है 3 थीटा और y की जगह है थीटा, तो x प्लस वाई बाई 2 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस a माइनस एक्स माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। और इसी तरीके से हर में देखिए तो साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू देखिए कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू कॉस, ये 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा के बराबर हो जाएगा, और 4 थीटा बाई 2 थीटा 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो काटेंगे तो क्या बचेगा, ये ऊपर बचेगा, अब देखिए अंश में बचेगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू, अब यहाँ पे बचेगा कॉस 3 थीटा में से 1 थीटा घट जाएगा तो 2 थीटा बटे 2, यानी कि कॉस थीटा। अब नीचे देखिए तो नीचे बचा है 2 साइन 4 थीटा बटे 2, यानी कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचा है कॉस 2 थीटा, नीचे बचा है साइन 2 थीटा। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी रूल है। और अगर कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक थीटा है तो दोनों जगह थीटा थीटा आया है, और यहीं पे अगर हम लोग लिखना चाहें कॉट 2 थीटा बराबर, तो ये होगा कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो यही यहाँ पे कर दिया गया है, कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। थीटा की जगह तो बस 2 थीटा है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे 30 अंश लिखा हो, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है, टेन 30 अंश। तो इसी तरीके से अगर साइन 2 गुणे 30 अंश बटे कॉस 2 गुणे 30 अंश लिखा हो, तो वह क्या लिखा जाएगा, टेन 2 गुणे 30 अंश। तो वही बात है, यहाँ पे इसको कितना लिख देंगे, कॉट 2 थीटा। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे, बस आपको सभी नियम पता होने चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करिए। तो एक पक्ष को हम लोग लिख के चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन बराबर लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हो जाएगा टेन का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, एक बचेगा। और यहाँ पे हर समान कर लीजिए, हर समान कर लेंगे तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको अब लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो है ही साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपके दाहिने पक्ष में दिया गया है। तो इस तरीके से टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, साइन 48 डिग्री बाई कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री बाई साइन 42 डिग्री बराबर 2, यह आपको सिद्ध करना है। तो इसी बाएं पक्ष को हम लोग लेके चलते हैं और इसका मान जो है हमको 2 के बराबर दिखाना है। तो देखिए साइन 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 42 डिग्री, और बटे में है कॉस 42 डिग्री प्लस साइन 90 साइन कॉस 48 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 42 डिग्री बाई साइन 42 डिग्री है ही। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा हो तो उसे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 42 अंश को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 42 अंश, तो वही लिख दिया गया है, और बटे में कॉस 42 अंश, तो ये कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा 1, फिर धन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 42 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 42 अंश और बटे में साइन 42 अंश, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 यहाँ बचा है, 1 यहाँ बचा है, दोनों के बीच में धन का चिन्ह, 1 में 1 जुड़ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 के, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन ए का मान बताइए। कॉस का मान दिया गया है, साइन का मान पूछ रहा है, कॉस ए बराबर √3/2। अब दोनों पक्ष में आप स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 3/4, ठीक। अब आपको पता है एक नियम कि जहां पे जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। या कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 3/4, और साइन को बराबर के उधर ले जाएंगे और अंक को इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर ए
बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4 और साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 में से 3/4 घट जाएगा तो बचेगा क्या 1/4 और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा अब स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2 ऊपर अंश का स्क्वायर रूट होगा 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 हो जाएगा तो यहाँ से साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगा 1/2 ठीक है जो कि यहाँ पे ये बाएं पक्ष के बराबर नहीं है साइन ए का मान हमको निकालना था ठीक है तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा 1/2 इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है साइन माइनस 210 अंश का मान ज्ञात कीजिए अब साइन माइनस थीटा जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के यानी कि अगर साइन के अंदर कोई कोण ऋणात्मक में लिखा है तो उसको वो ऋण जो है वह बाहर आ जाता है तो माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं और अब इसके आगे देखिए साइन माइनस 210 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस साइन 210 डिग्री अब 210 डिग्री को कितना लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 अंश इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 180 प्लस 30 अंश और एक चीज यहाँ पे जो आपको जाननी है साइन 180 अंश प्लस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के यानी कि 180 अंश में अगर थीटा जुड़ रहा है तो उसका मान क्या होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है और फिर अंदर साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश थीटा की जगह कितना है 30 अंश है तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा ये हो जाएगा प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1/2 इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पे स्थित हो अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण का जो योग होता है वह 180 अंश होता है अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक कोण होते हैं ठीक है तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान ही रहे हो कि वृत्त ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वह अगर वृत्त पे स्थित हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं और इसके सम्मुख कोण जो होते हैं मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह 180 अंश होता है तो इस तरीके से यहाँ पे आपके अतिलोकोत्तरीय प्रश्न जो है वह समाप्त होते हैं उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का जो पार्ट है वह ज्यादा दे दिया है थोड़ा सा हाई लेवल इतना आपकी परीक्षा में कभी पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोग जानते रहिए अगर कभी पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो इस तरीके से सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिए हैं कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप अपना कमेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वह कम समय में आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझ पाए अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बगल है बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए अब सभी विषयों की तैयारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से कर सकते हैं और इसी तरीके से बेहतरीन ढंग से कम समय में तैयारी करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप डाउनलोड करिए और 4th सेमेस्टर कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा उसमें सभी चीजें मिल जाएंगी जो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़नी है सभी विषयों के क्लासेस नोट्स का पीडीएफ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मास्टर क्लास सभी चीजें बिना डिस्टरबेंस के वहां पे आप पढ़ पाओगे ठीक है तो इसी तरीके से चैनल से बने रहिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय भारत।